प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सिलेबस को समझ लिया। अब उसके बाद हम अपने पहले टॉपिक पर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग अब जानेंगे मानव कार्यकी के बारे में। किसके बारे में? मानव कार्यकी को लेकर हम आगे चलेंगे। और इसमें हम भोजन जो भी करते हैं, उस भोजन के साथ क्या क्या प्रक्रिया होती है, उस भोजन का क्या होता है, कहाँ क्या होता है, कैसे क्या होता है, जानेंगे। क्या वास्तव में हमारे शरीर में कोई मशीन है जो हमारे भोजन को पीसता है, या फिर जो भी लोगों ने हमें कहा वो गलत था। यह विश्वास दे रहे हैं कि यहाँ पर केवल आप परीक्षा की दृष्टि से इस क्लास को नहीं ले रहे हैं। इस क्लास को लेने के बाद जैसे हम लोग का सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा मेरे बच्चों, आप एक परिपक्व विद्यार्थी, एक परिपक्व नागरिक के रूप में अपने आप को विकसित करेंगे। आने वाले समय में जैसे जैसे आप अब बड़े हो रहे हैं, तो आने वाले समय में इस जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आप अपनी सुरक्षा को तय करें, निर्धारित कर सकें। साथ ही साथ विज्ञान, खास करके विज्ञान पढ़ने का सबसे, मैंने जो बता दिया आपको, सबसे महत्वपूर्ण, विज्ञान को हमेशा बहुत ही गहनता और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक जीव हैं, आप एक मानव हैं, आप एक बुद्धिमान प्राणी हैं। क्यों? क्योंकि जब तक एक इंसान इसको संवेदनशील मन से नहीं पढ़ेगा, तो आने वाले समय में आपको पिता बनना है, आपको किसी का पति बनना है। लड़की हैं, लड़कियां हैं तो उन्हें माता बनना है, उन्हें बहू बनना है, ठीक है, उन्हें भी एक देश, हमारे देश का एक बढ़िया नागरिक बनना है। तो इसीलिए विज्ञान को पढ़ना बहुत जरूरी है कि आने वाले भविष्य में जो भी समस्याएं क्रिएट होती हैं परिपक्वता अवस्था में, वयस्कता अवस्था में, तो उस समस्या को हम कितना नज़रअंदाज करें, कितना एक्सेप्ट करें, किस समस्या को हमें बहुत जानना है, किस समस्या पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये सब चीज़ें जानने के लिए ही विज्ञान का पढ़ना बहुत जरूरी है। विज्ञान विषय नहीं है, विज्ञान आपकी सुरक्षा है। ठीक है, समझ आया? आपको छोटी सी बात बता दें, हालांकि इस क्लास में मैंने मना किया कि नहीं करना है। देखो बेटा, आप देखते होगे टीवी पर, आप देखते होगे किसी न्यूज चैनल पर, अब मोबाइल तो चला रहे हो, आपके आध्यात्मिक गुरु जो भी मिलते हैं, जब आध्यात्मिक गुरु से कहा जाता है तो वो कहते हैं कि देखो विज्ञान ने मेरी बात मान ली ना, जो हम कहते थे सच है ना। तो आध्यात्मिक गुरु भी जो आध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं, वो भी अंत में यही इंतजार कर रहे हैं कि मेरे द्वारा कहे गए इस बात को विज्ञान पुष्टि कर दे। और जब हमारी बातों का विज्ञान पुष्टि कर देता है तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, देखो मैंने कहा था। तो अंततः सभी लोग क्या चाहते हैं? विज्ञान उसका निष्कर्ष निकाले, विज्ञान उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करे। तो क्या है, इसीलिए मैंने कहा आध्यात्मिकता में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब उसे विज्ञान, मैं आध्यात्मिक बातें कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि विज्ञान अगर मेरी आध्यात्मिक बातों की पुष्टि करे और मैं खुश हो जाऊं, तो मैं तो चाहता ही था कि विज्ञान पुष्टि करे। तो विज्ञान को फिर ढकोसलाबाजी करना, विज्ञान के प्रति गलत विचार रखना, ये गलत है। विज्ञान विषय नहीं है, विज्ञान क्या है? एक पुष्टि करने का माध्यम है। धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, पता चलेगा कि हाँ ये समस्या आ रही है, आप जानेंगे कि अब ये समस्या, इसका सलूशन अब क्या करना पड़ेगा। यह विज्ञान है, विज्ञान एक विषय केवल नहीं है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमारा दायरा बढ़ता जाएगा। तो विज्ञान को हम लोग जो भी अभी किताबों में पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने वो जान चुका है, और विद्यार्थी को यह जानना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में वो एक अच्छा इंसान बनने वाला है, एक जिम्मेदार पिता बनने वाले हो, एक जिम्मेदार माता बनने वाली हो। तो फैशन की दुनिया में अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज मत करो, इसको बड़ी संवेदनशीलता के साथ समझना चाहिए कि एक बच्चा, एक शिशु को अगर जन्म दिया जा रहा है तो उसको दूध पिलाना कितना आवश्यक है। कोई कह दे रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे पर्याप्त नहीं है, कोई आपको भ्रम में न डाल सके, इसलिए कोई आपको भ्रमित न कर सके। जैसे आज के समय में पढ़े पढ़े लिखे लोग, बीमारी हो जाती है और वो लोग जाते हैं कहीं और उसका इलाज कराने, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसीलिए विज्ञान आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मानव कार्यकी में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे बेटा? पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, तो पाचन तंत्र को समझने से पहले क्या है डाइजेशन सिस्टम, क्या डाइजेस्ट करना है, किसका पाचन करना है? तो भाई किसका पाचन करना है? हमें भोजन का पाचन करना है। क्या करना है? हमें तो भोजन का पाचन करना है ना, भोजन ही करते हैं ना। तो भोजन का पाचन करना है, तो पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हम लोग भोजन के बारे में जाने,
और भोजन से हमें पोषण मिलता है। क्या मिलता है बेटा? तो इसमें हम जाने कि पोषण के आधार पर सबसे पहले हम आधार तय कर रहे हैं, हम पाचन तंत्र पे चलेंगे, लेकिन अभी ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र भोजन का हो रहा है। अब भोजन से क्या मिलता है? पोषण। पोषण के आधार पे जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया? हमें जीवों का ही पाचन तंत्र पढ़ना है ना, तो पहले हम कैटेगराइज करें कि जीव कुछ जीव अलग होंगे, कुछ जीव अलग होंगे। तो इन जीवों को कैसे बांटा गया है? तो उनकी पोषकता के आधार पे कि किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, किस भोजन से कैसे अपना पोषण करते हैं, उस आधार पे जीवों को लगभग 2 तरीके से बांटा गया है। तो पोषण के आधार पर जीवों को मुख्यतः, मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं लेकिन आप सुनाई दे रहा है आपको, ठीक है, मुख्यतः 2 भागों में हम बांटते हैं। ठीक है ना? 2 भागों में मतलब मुख्यतः हम देखते हैं। पहला भागों में स्वपोषी। क्या बेटा बोलना मेरे साथ? आपके साथ या पहली बार ये शब्द आ रहा है, मैं बता रहा हूं, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हल्के में तुम ले रहे हो, इसे तुम्हारे भैया भी देख सकते हैं। ठीक है, स्वपोषी। ठीक है, ऑटोट्रॉप क्या बोला जाता है इंग्लिश में? ऑटो मतलब खुद, स्वयं। ठीक है, और होता है परपोषी। क्या होता है बेटा? हिट्रोट्रॉप। ठीक है, तो स्वपोषी और परपोषी 2 तरह के जीव बांटे गए हैं। क्लियर हुआ? आपसे पूछा जाता है ना स्वपोषी कौन होता है, परपोषी कौन होता है, तो क्लियर हो गया। स्वपोषी क्या है? इस धरती पर स्वपोषी ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा? अपना भोजन, अपना जो भोजन है वह स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये अपना पोषण स्वयं, अपने पोषण के लिए अपने ऊपर निर्भर है। इन्हें करना पड़ता है, नहीं तो इन्हें कोई देगा नहीं। ठीक है, स्वयं भोजन बनाते हैं और यह भोजन बनाने के लिए 2 प्रक्रिया करना पड़ता है इनको। एक है प्रकाश संश्लेषण। क्या है बेटा? प्रकाश संश्लेषण आगे पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण। और दूसरा है रासायनिक संश्लेषण। रासायनिक संश्लेषण, जैसे दिन में वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और रातों में वो क्या करते हैं? रासायनिक संश्लेषण के माध्यम से वो अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात रात में वो क्या करते हैं? रासायनिक संश्लेषण करते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है इनकी? तो क्या पहला गुण समझा हमने कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा, ये पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए भी भोजन तैयार करते हैं। पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए भी, अर्थात परपोषी के लिए, अर्थात जीवों के लिए भी क्या करते हैं? भोजन तैयार करने का काम करते हैं। तो पेड़ पौधे जो भी हुए वो आपके लिए क्या है? एक तरह से इस प्रकृति में वरदान है, वही सब कुछ करते हैं बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाइए इस परपोषी में आते हैं। तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, स्वयं नहीं बनाते, स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। आपसे पूछा जाएगा नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, परपोषियों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और यह निर्भरता प्रत्यक्ष भी हो सकती है, प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष। मेरी राइटिंग ऐसे तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा फास्ट, आधे घंटे का ही लेक्चर लेना है, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, आवाज मेरी सुनिएगा, आवाज जो हम बोल रहे हैं, इसीलिए लिख कम रहे हैं लेकिन बोल पूरा रहे। ठीक है, तो जब भी आप देखिएगा तो आवाज से पूरा ही पॉज करके रोक के बना लीजिए, नहीं तो उसको 2-4 बार सुनिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब आइए थोड़ा हम लोग और आते हैं। स्वपोषी के बारे में इतना जान लिया। स्वपोषी, इसका उदाहरण क्या है बेटा? थोड़ा ध्यान देना, उदाहरण मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और कैसे पौधे? हरे। कैसे? हरे पेड़ पौधे। अगला शैवाल, डाइटम। डाइटम माने 2, जिनके पास 2 कोशिकी। ठीक है, डाइएटम। ठीक है, डाइएटम, जिनके पास 2 एटम है। कितना है? 2। और ये जान लेना, शैवाल और डाइटम, एल्गी एंड डाइटम्स, ये दोनों पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? शैवाल पानी में होता है, ठीक है, और डाइटम्स पानी में होते हैं। यही लोग पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करने की काबिलियत रखते हैं। हमारे पृथ्वी पर 90% ऑक्सीजन इन्हीं के द्वारा विकसित हो रही है। आपने देखा होगा कि
आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी समुद्र के किनारे बोतल उठा रहे थे। वो बोतल इसलिए नहीं उठा रहे हैं, उनको भी जानकारी नहीं होगा, लेकिन जब वो बैठे होंगे कि बताओ, उनके सभी सचिव लोग बैठे होंगे, आईएएस अधिकारी, देखो देश को चलाने वाला कोई हो कहा जाए, देश को चलाता हमेशा पढ़ा लिखा इंसान ही है। इसीलिए पढ़ो, ये कहने की बातें हैं। लोग कहते हैं कि कितना क्या पढ़ो, तब वो बिना पढ़े वाला लोग देश चला रहा है। ऐसा नहीं है, जनता चुन के भेजती है, लेकिन उनको सलाह देने वाला एक आईएएस अधिकारी है, और वो भी परिपक्व आईएएस अधिकारी, ऐरा गैरा नहीं। तो बैठते हैं लोग, उससे पूछा जाएगा, मान लो मैं नया नया प्रधानमंत्री बना, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं बोला यार बड़ा वैश्विक तापन सुन रहे हैं, ये क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे बने, अब वो समझाऊंगा मैं पूरा। वो बंदे ने मुझे पूरा समझाया कि देखिए सर ये होता है, ये होता है। अच्छा, तो समझाया होगा कि पेड़ पौधे तो ठीक है, लेकिन साहब पेड़ पौधे से काम नहीं चलेगा, आपको बचाना क्या है। अब मान लो एक परीक्षा है 100 नंबर का, जिसमें से पता चला कि 80 नंबर का विज्ञान आ रहा है और 20 नंबर का हिंदी आ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। और सिलेबस दोनों कह दिया, इतना मोटा मोटा किताब है। एक बच्चे ने कहा कि सर जी परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो कहा कि परीक्षा में पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होने के लिए। फर्स्ट डिवीजन मतलब बहुत अच्छा, फर्स्ट डिवीजन मतलब बहुत अच्छा। तो कह दिया कि साहब जब फर्स्ट खाली 60 नंबर चाहिए, तो हम 2 किताब कहाँ पढ़े जाए, जब हमको पता बा कि 100 में 20 नंबर खाली हिंदी आवेला। हम खाली केवल विज्ञान पर ही अगर मैं मेहनत कर दूं तो मैं 80 में 60 ला दूंगा, मुझे एक ही विषय पर जोरदार मेहनत करना है। तो बात आई होगी कि पेड़ पौधे तो ही है साहब, लेकिन 100 में से 90% जो ऑक्सीजन है वो तो सहवाल और डाइटन्स तैयार कर रहे हैं। इट मींस क्यों ना हम सहवाल और डाइटन्स को बचाने की बात करें। पेड़ पौधे तो ही है, लोगों को जागरूक करेंगे, बचा तो बचा, नहीं तो तुम लोग तो शिफ्ट कल्टीवेशन में जला ही दे रहे हैं लोग। गर्मी में जो भी सड़क के किनारे पेड़ लगते हैं, बचते हैं क्या? जो हर साल गवर्नमेंट लगवाती है और हर साल वो गर्मी में जाते जाते झुलस जाते हैं। वैश्विक तापन किसी लोगों ने नहीं जलाया, वो जल जाते हैं। ये नियंत्रित करना पड़ेगा। तो फिर बताया गया होगा, कहा गया होगा साहब हमें 90% ऑक्सीजन पे काम करना चाहिए, हम 10%। तो इन्होंने कहा कि 10% के बारे में हम क्यों सोचने जाए, सीधे हम 90% पे काम करें। 90 में से 60 भी अगर सफल हो गए तो सफल हो गए। हाँ, कितना बचाएंगे तो 10% न बचाएंगे जी पेड़ पौधे, 10% से काम चलेगा। तो फिर क्या हुआ, बताया गया कि साहब डाइटम्स और ये तो समुद्र में पानी में रहते हैं, पानी का प्रदूषण रोकना है, जल प्रदूषण को रोकना है। जल प्रदूषण रोकेंगे तो हमारे शैवाल विकसित होंगे, उसी कहा जाता है शैवाल प्रस्फुटन। क्या कहा जाता है? शैवाल प्रस्फुटन, प्रस्फुटन भी बोला जाता है, ठीक है। और शैवालों का मतलब जैसे तुम लोग देखे होगे, कभी कभी तुम देखे होगे एक मछली तैर रही है, एक कहीं कहीं जाते होगे तो एक डब्बे में, बहुत बड़े शीशे के चैम्बर में मछली तैर रही है, लाइट लगा हुआ है, बहुत रंग बिरंगी मछलियां चलती हैं और रंग बिरंगे उसमें पत्थर रखे गए रहते हैं बड़े कलर कलर के, वही शैवाल हैं, अलग अलग तरह के। तो ये कैसे मरते हैं? तो जैसे जैसे हम लोग डिटर्जेंट को, बहुत सारे प्रदूषण, जब हम लोग पानी को गंदा करते हैं तो हमारे ये महासागरों में ऐसा होता है। क्योंकि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि महासागरों में, हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक महासागर का फैलाव है ना, तो पानी में है, तो इससे बचते हैं। तो वही नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं कि कचरा न करें, समुद्र के किनारे कभी भी बोतल को न फेंकें, क्योंकि बोतल क्या है, प्लास्टिक क्या है, अजय एवं निम्नकारक, ये जल्दी अपघटित नहीं होते हैं और ये जल में जाएंगे, प्रदूषण फैलाएंगे और क्या होगा? शैवाल प्रवाल विरंजन होगा। क्या होगा? प्रवाल विरंजन होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? और इसी में आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल। क्या? नीली हरी शैवाल। तो आपने ये समझा, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? अब आते हैं इस पर जो आपसे पूछा जाएगा, हालांकि हो सकता है वो ना आपसे पूछा जाए मेरे बच्चों, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा। अब आते हैं हम लोग परपोषी की। परपोषी स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं, और इसी के कारण इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? शाकाहारी। क्या कहा जाता है इन्हें? जो शाकाहारी आपको कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं जैसे कोई मनुष्य कह दे कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, नॉट पॉसिबल। शाकाहारी का मतलब वो नहीं जानते हैं, और अगर तुम मानते हो कि वो कह रहे हैं शाकाहारी हैं तो वो भी तुम भी नहीं जानते हो, ठीक है। हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे कहे कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूं तो ये स्वीकार नहीं करिएगा, ठीक है। आइए समझते हैं शाकाहारी, ठीक है।
दूसरा सभी लोग जानते हैं मांसाहारी, है ना। तीसरा है सर्वाहारी और चौथा है अपघटक। ठीक है, समझ आया बेटा। तीसरा क्या है? अपघटक। समझिए क्या क्या बोल रही हो बताओ। ठीक है, अपघटक। आइए शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब यहां पर इससे लिया जाएगा कि जो स्वपोषियों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं और खाते स्टार्च हैं, बनाते प्रोटीन हैं। क्या है? खाते स्टार्च हैं, बनाते स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जो भी, ठीक है, लेकिन बनाएंगे प्रोटीन। यही कारण है मेरे बच्चा कि मांसाहारी शाकाहारी को हम लोग इन्हें उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। और उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक। अलग नाम भी दे सकता है, सेम है। स्वपोषी मतलब उत्पादक और परपोषी मतलब उपभोक्ता। ठीक है बेटा, ठीक है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है ना, कंज्यूम करते हैं। तो इसी शाकाहारी को कह दिया जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता, उपभोग करने के लिए इनका नाम क्या पड़ गया? प्राथमिक उपभोक्ता। बस इतना लिखना है। इन्हें कह दिया गया द्वितीयक उपभोक्ता। अब मैं कुछ बात बता रहा हूं, किताब में नहीं मिलेगा। उपभोक्ता, इन्हें कह दिया गया क्या? तृतीयक। ठीक है, ठीक है, तृतीयक। और इन्हें क्या कह दिया जाएगा? अपघटक। ठीक है। अब आइए, या शीर्ष उपभोग नहीं, अपघटक इसमें नहीं आते हैं, छोड़ दीजिए। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आइए समझिए, शाकाहारी का मतलब ये होगा, यहां पे कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, तो वह बस यह कह रहा है कि मैं मांस नहीं खाता हूं, लेकिन वह शाकाहारी नहीं है। अगर वह यह कह दे कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, इसका मतलब यह है कि वह केवल जो जीव शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, जो जैसा भोजन ग्रहण करते हैं वह वैसा भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। आइए समझते हैं मेरे बेटे। जान लो कि जो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये खाते घास हैं। यह अपने जीवन में कभी भी मांस को छू नहीं सकते। छू सकते हैं मतलब अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि हम आगे चलेंगे, हम बताएंगे उनके शरीर का सिस्टम है बेटा। आपके शरीर का सिस्टम है कि आप मांस ग्रहण कर सकते हैं। उनके शरीर का सिस्टम ऐसा नहीं है कि मांस नहीं ग्रहण कर सकते। अगर उनके शरीर में मांस चला गया, प्रोटीन पचाने की क्षमता ही नहीं है, अगर गया तो गए। तो विज्ञान ने पाया कि कुछ ऐसे जीव हैं जो घास भी खा रहे हैं और मांस भी खा रहे हैं। तो विज्ञान बड़ा कंफ्यूजन में हुआ, अब क्या किया जाए। तो विज्ञान ने कहा कि चलो इनको कह देते हैं सर्वाहारी, कुछ सब कुछ खा लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो कुछ ऐसे जीव आए, आइए उसी की बात करते हैं। तो शाकाहारी मतलब केवल घास, केवल घास का मतलब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये खाएगा, लेकिन वो मांस मर जाएगा, मांस नहीं खाएगा। लेकिन यहां पर यह देखा गया कि जो शाकाहारी होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वास्तव में उत्पादक भी हैं। क्या है? ये उत्पादक भी हैं। इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक क्या है, या द्वितीयक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक तो मान लीजिए हम कह लें, ये द्वितीयक उत्पादक भी हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उत्पादक हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे लिए एक प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। खाते स्टार्च हैं और बनाते प्रोटीन, क्योंकि बकरी खाती घास है, बनाती प्रोटीन है। और मैंने बताया हमारा पूरा शरीर किससे बना है? प्रोटीन है, प्रोटीन युक्त कार्बन है सब कुछ। ठीक है, बता दिया था ना, बालों में, नाखून में, खून में, चमड़ी में, सब में प्रोटीन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये द्वितीयक उत्पादक है। हालांकि इन्हें उपभोक्ता में रखा है विज्ञान, लेकिन ये क्या है? उत्पादक ही है। खाते स्टार्च है, बनाते प्रोटीन है। मांसाहारी आते हैं, मांसाहारी जो केवल मांस खाएगा, घास नहीं खाएगा, मर जाएगा। कसम खा लिया है कि मैं घास को हाथ नहीं लगाऊंगा। आते हैं सर्वाहारी, दोनों खाएंगे। और ये देखो, खाने के आधार पर ही नहीं है यार, भोजन ग्रहण करना तो ही है। उनके शरीर का सिस्टम ऐसा है कि वो नहीं कर सकते। जैसे खरगोश, वो मांस बेचारा नहीं खा सकता है, वो तो बेचारा कुछ और भी नहीं खा सकता है, वो बेचारा अपने ही मल को खाता है। और बेचारा बहुत बहुत बेचारा है। ठीक है, समझ में आया? जो खरगोश तुम्हें बहुत सुंदर दिखता है, उस खरगोश की ये असलियत है। क्या जानते हो भाई लोग? जिसे बिस्तर पे लेकर तुम सोते हो,
ठीक है। बेचारा भगवान ने बहुत अच्छा, वो नहीं, भगवान ने इसे इसलिए बनाया कि लो जाओ और विज्ञान का एक चैप्टर इस पे लिखो। भगवान तो बस खिला देता है, ले जाओ जाओ अब इस पे रिसर्च करते रहो। अब 10-20 साल में 30 साल में, जैसे पूरी जिंदगी बीत गई ना, पूरी जिंदगी अभी तक, अब हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं और पता चला क्यों कहता है कि कोई कहता था कि पृथ्वी बीच में है, सूर्य चक्कर लगाता है, फिर कहे लोग कि नहीं 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 सूर्य बीच में है, पृथ्वी चक्कर लगाता है। अब आ रहा है नासा का, नहीं 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 कोई किसी के बीच में नहीं है, सब अलग अलग है। तो हो रहा है, ठीक है। तो प्रकृति को समझना इतना आसान बात नहीं है। सर्वाहारी जो सभी प्रकार के भोजन ग्रहण करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार, कर कुछ भी सकते हो, तुम्हारी इच्छा बेटा। कोई कहता है मांस न खाओ, हम कहते हैं क्यों, जब प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है। और जब हमारी शुरुआत ही मांस से हुई, आग की खोज क्यों की गई? हम मांस खाते थे, कच्चा वो भी बीमारी होने लगा, ठीक है। कच्चा मांस खाने लगे, बीमारी होने लगा, डाइजेशन नहीं होता था। फिर इंसान ने पाया, फिर क्या हो रहा था, जंगल में से घूम रहे थे, ठीक है, जंगल में ऐसे घूम रहे थे और जंगल में घूमते 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 पता चला कि जंगल में घर्षण हुआ, आग लग गया, उसी में कई जानवर मर गए। तब तक एक जाते जाते एक आदमी ने क्या किया, जानवर पड़ा हुआ था उसका पूरा भुना हुआ था, उसमें से फाड़ के और थोड़ा सा खाया, उसको तो बड़ा मजा आया। तो ये कैसे हुआ? यानी आग जलाने से इंसान ने आग का आविष्कार नहीं किया, आविष्कार क्या है, खोज, आग की खोज और आविष्कार, बताया ना। तो आग तो था ही पहले, इंसान पाया, ऐसे ही पाया, वो मांस जब खाया तो उसको बहुत अच्छा लगा। फिर कहा यानी जला के भून के खाने में मजा जो है वो मजा कच्चा खाने में नहीं है। तो उसको समस्या हो रही थी, फिर आग की खोज किया उसने, फिर मांस को भून के खाने लगा, जीवन आगे बढ़ता गया। कोई बुरा है क्या? कोई बुरा नहीं, ठीक है। तुम्हारा शरीर ऐसा है इसलिए तुम मांस एक्सेप्ट करते हो। अगर बेटा तुम्हारा शरीर ऐसा नहीं होता तो तुम मांस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर कर पाते, जैसे तुम्हें कैसे पता कि मुझे नागफनी नहीं खाना है? आपको किसने बताया कि आम खाना है? आपको किसने कहा कि मदार का लिक्विड, उसका जो लिक्विड है वो आंख में नहीं जाना चाहिए? किसी इंसान ने पहली बार उसको प्रयास किया होगा, उसकी आंखें खराब हो गई, फिर उसको लोग में भ्रम फैल गया कि अब ये नहीं करना है। जैसे कहानी सुने थे ना कि आम लाया था, वो उसका जो पैरट था, तोता जो था, तो उस तोते को हुआ कि मेरे राजा साहब बूढ़े हो जाएंगे, कहा कि उस समुद्र पार जाना और वो तोता, वो आम लेकर आओगे तो तुम्हारे राजा साहब कभी बूढ़े नहीं हो। वो लेकर आया, रात भर आम रखे रखे, राजा साहब कहे कि रात भर आम बढ़िया है, मेरी जिंदगी को करेगा, ऐसा है, रात भर रख देते हैं, अगले दिन खाएंगे। पता चला इतना महकने लगा कि एक सांप ने आके उसको चख दिया। अब जब सांप आके चख दिया, आप कहानी में तो बताता है, तो सांप चखते हैं, कोई बात नहीं। तो अगले दिन जब राजा देखे कि आम में तो एक जगह कुछ अलग प्रकार का कलर दिख रहा है, तो उस आम को उतना हिस्सा काट, जैसे आम कोई सड़ जाता है तो क्या करते हो, उतना पूरा फेंक देते हो क्या? उतना हिस्सा काट के क्या कर देते हो, खा लेते हो। तो उतना हिस्सा राजा साहब काट के अपने कुत्ते को फेंके, कुत्ता खाया, तुरंत मर गया। राजा साहब गुस्से में, ये चिड़िया तो मेरे साथ धोखा कर देगा, ठीक है। तुरंत उसको मोड़ के, उसकी गर्दन को मोड़ के उसको मार दिए और उस आम को कहे कि जाओ राज्य के बाहर फेंकवा दो और कह देना कि कोई भी इस आम को नहीं खाएगा, वो मर जाएगा। उसी गांव में एक बेचारा, दो बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, एक बूढ़ा बूढ़ी, उसके बच्चे बहुत मारते थे। वो बेचारे एकदम त्रस्त हो गए थे कि अब हम जान दे देते हैं। पत्नी ने कहा चलिए, हमारे पास तो जहर खाने के पैसा नहीं है, चलिए राजा साहब एगो अम्मा फेंकोइला रहना, वीरत रहला कि पूछे ला नहीं, चलो जाओ खा के मर जल जाई, पैसा वैसा तबा नहीं, फ्री में एगो जहर मिल जा। कहना नहीं ठीक हो, चलो मर जल जा। बाहर उस राज्य के बाहर वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी जाते हैं और उस आम, गिरे हुए आम का खाते हैं। अगले दिन आते हैं घर पे, आराम से सो रहते हैं। बेटा आता है, बहू आती है, कहती है ठीक है बेटा, हम लोग आशीर्वाद देते हैं और सोए रह जाते हैं। दिन में उठते हैं तो पता चलता है दोनों जवान हो गए, दोनों जवान हो गए। सब लोग पूछ रहे हैं ये कैसे हो गया? सब देखा जाता है कि वही आम हम लोग खाए थे, पूरा ढिढोरा पीट जाता है। और राजा कहते हैं कोई भी उस आम को नहीं छुएगा, मेरे तोते ने सही कहा था। अब वो राजा जब बूढ़ा होता था आम खाता था, जब बूढ़ा होता था आम खाता था, कहता था केवल मैं ही खा सकता और कोई नहीं खाएगा। जब बूढ़ा होता था आम खा लेता, जवान हो जाता था। लेकिन उसको अंदर ही अंदर एक बात बहुत ज्यादा दुख पहुंचाने लगी कि हाय मेरा तोता मुझसे कितना प्रेम करता था, मेरे लिए कितना, मैंने उसको कितने गलत तरीके से उसके बिछड़ाव से लेकर उससे स्नेह से वो क्या हुआ, तड़प तड़प के वो भी मर गया, ठीक है। तो ये कहानी थी, ठीक है। तो शरीर को वो चीज एक्सेप्ट करेगा तो आगे वाली पीढ़ी वो काम की, और जो नहीं किया वो, बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसे हम लोग अभी नहीं खाते हैं, होता है ना। और बाकी किसने बताया कि अमरूद खाना है? नहीं ना, कोई नहीं बताया ना। क्यों नहीं? बरगद की भी फली होती है, क्यों नहीं बरगद की फली खा लेते हो?
ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इंसान ने पहले चखा और कोई बचा तो उसे खाया गया, अच्छा लगा तो वही खाया गया, और किसी के साथ कोई हानि हो गई तो फिर नहीं खाया गया। अब तो विज्ञान का हो गया है आविष्कार, तो विज्ञान अब तो जान चुका है हमारे शरीर के लिए क्या लाभकारी और क्या हानिकारक है। कोई दिक्कत? तो सर्वाहारी सभी ग्रहण करेंगे। अब घटक में बहुत चीजें होती है। एक होता है मलभोजी, ठीक है, मलभोजी जो मल खाते हैं, जैसे सुअर, क्या सुअर हो गया, वो क्या खाता है? मल खाता है। खरगोश अपना ही मल खाता है, खरगोश भी उदाहरण लिख लीजिएगा, मलभोजी। और नरभक्षी, भक्षी। अब घटक वास्तव में क्या है? बैक्टीरिया। और घटक वास्तव में क्या है? मरे हुए चीजों को भूमि में मिला देते हैं। क्वेश्चन आएगा, मरे हुए सभी चीजों को भूमि में मिला देते हैं और भूमि की उर्वरकता को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? उर्वरक। अब घटक क्या कहलाते हैं? एक्सकेवेंजर, ठीक है। नरभक्षी क्या होते हैं? जो अपने ही जाति के जीवों को खाते हैं, जैसे बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, देखा है ना? हाँ। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत बेटा? तो ये जान लिया आपने कि जीव कैसे कैसे अपने पोषण के आधार पर बांटे गए हैं, दो तरह से, स्वपोषी और, हालांकि इसे हम पर्यावरण अध्ययन जब पारिस्थितिकी पढ़ाएंगे तो भी चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको जान लिया। अब आते हैं हम लोग, कोई दिक्कत किसी को? हाँ चलिए 10 मिनट का और हम क्लास लेंगे, केवल 10 मिनट, क्योंकि ठीक है। आइए अब आते हैं हम लोग आहार नाल, सॉरी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को दो रूपों में हम पढ़ेंगे, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। जो ये आहार नाल होगा उनसे भोजन क्या होगा? स्टेप वाइज स्टेप बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और भोजन को कहां पर क्या होने वाला है, भोजन के साथ कहां उसका क्या होने वाला है? क्षारीयता में बदलेगा, कहां उसका पूरी तरीके से पाचन हो जाएगा, कहां अब जल का अपघटन होगा। ये सब चीजें हम लोग पाचन ग्रंथियों के आधार पर जानेंगे। किस आधार पर जानेंगे? आहार नाल को हम समझ लीजिए, मुख से लेकर मुख से गुदा तक की संरचना को क्या कहा गया है? आहार नाल कहा गया है। इसकी लंबाई मनुष्यों में, हम मुख्यतः मनुष्य के बारे में अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? मनुष्यों में इसकी लंबाई लगभग, इसकी लेंथ जो है 30 से 32 फीट है बेटा। कितनी फीट है? 30 से 32 फीट है। लेकिन वहीं मांसाहारियों में इसका जो लंबाई है वह 40 से 45। अगर इतना बड़ा जीव होता तो, अगर इतना बड़ा जीव, अगर मान लो कि हम कहते कि हम मांसाहारी नहीं, हम शाकाहारी जीव हैं, तो हमारी हाइट के हिसाब से हमारा जो आहार नाल है वो कितनी लंबी होनी चाहिए थी? 40 से 45 फीट। कितनी होनी चाहिए थी? 40 से 45 फीट की हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन ये है कितनी? 30 से 32 फीट की है। और जान लीजिए इस धरती पर शाकाहारियों के आहार नाल मांसाहारियों के आहार नाल से बड़ी है। लिख लो नोट करके, मांसाहारी का आहार नाल, ये नली मुख से लेकर गुदा तक, आहार नाल शाकाहारियों की अपेक्षा छोटी है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य एक मांसाहारी जीव है। पहला क्या निकला? हम क्या हैं? हमारी आहार नाल ही छोटी है भैया, हम तो मांसाहारी हैं। कहां से आप कहते हैं शाकाहारी हैं? ठीक है, समझ आया? एक खरगोश का आहार नाल और एक बाघ का आहार नाल बराबर है। बाघ का शरीर इतना बड़ा है, खरगोश का बेचारा छोटा सा बच्चा है बेचारा। एक खरगोश को खाने में तो उसका पेट भी न भरे, लेकिन खरगोश क्या है? द्वितीयक उत्पादक। खाया था स्टार्च, खाया था घास, अब बनाया क्या? प्रोटीन। लेकिन बाघ स्टार्च नहीं खा रहा है, क्या खा रहा है? प्रोटीन खा रहा है। और प्रोटीन के पचने में ज्यादा समय, लेकिन स्टार्च के पचने में ज्यादा समय। इसीलिए आहार नाल को प्रकृति ने बड़ा किया है, क्योंकि वह बेचारा स्टार्च खाता, इसीलिए उसकी आहार नाल क्या हो गई? बड़ी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? कार्बोहाइड्रेट खाएगा, ठीक है ना, प्रोटीन नहीं खाएगा। आइए लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आहार नाल।
हम पाचन ग्रंथियों को बाद में पढ़ेंगे, हम पहले किसको पढ़ रहे हैं? आहार नाल। तो आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक की संरचना है, और यह मांसाहारियों में शाकाहारियों की अपेक्षा थोड़ी छोटी है। इसका यह प्रमाण है कि मनुष्य एक शाकाहारी जीव है, ठीक है, क्योंकि इसकी आहार नाल की लंबाई 30 से 32 फीट है, 8 मीटर, 8 से 10 मीटर। लेकिन 8 से 10 मीटर मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा अगर ये जैसे बकरी लोग काटते हैं तो निकालते हैं सब पूरा, तो देखते हो ना कितना फैल जाता है। कोई चाहे कोई जानवर सड़क पे मरा हो तो देखते हो कि पूरा कितना बड़ा बड़ा होता है। तुम 8 से 10 फीट समझ लो, एक मीटर, 8 से 10 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। ये दीवार ये 10 फीट है ना, ऊंचाई ये 10 फीट है तुम्हारी, ठीक है। आ कितना फीट बताया? 30 फीट। कितना फीट बताया? मतलब 3 मंजिला तुम्हारा है तुम्हारे पेट में। कैसे है सर जी, इतना बड़ा कैसे है? तो बताएंगे कैसे है, ठीक है, अभी बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आइए अब हम समझते हैं आहार नाल की संरचना पूरी। ये अब लास्ट है, कैसे है हमारे शरीर में, देखिए। समझिए बेटा, ये है ग्रास नली। क्या है बेटा? ग्रास नली। ग्रास नली है, मुख से शुरू होता है, और ये है तुम्हारा मुख, मुख है ना। और मुख जब खोलोगे तो बीच में एक ऊपर लटका हुआ पाओगे, उसे आउला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठीक है। तुम एक जीव है, हल्का सा एक छोटा सा जीव पाओगे, ठीक है, कि अधिक भोजन ना एक ही बार ना होगा, रड़ कर लो, इसीलिए है कि वो टच हो जाएगा, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे, आगे जाते जाएंगे। ग्रास नली, आमाशय, क्या है? अग्न्याशय, क्या है? अग्न्याशय ग्रंथि है। यकृत, क्या है? यकृत है। पित्ताशय, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन ये सब समझ लो कि तुम्हारे पेट में कैसे है, ठीक है। पित्ताशय, कोई दिक्कत? ये आहार नाल है, और ये आहार नाल यहां से डाइवर्ट हो रहा है, इसको यहां ना बनाओ, इसको तुम यहां बना लो, ठीक है। ये श्वास नली है। श्वास, यहां एक कीप होता है। क्या होता है? एक कीप होता है कि जब भोजन आप ग्रहण करेंगे तो कीप लॉक हो जाता है, बताएंगे आगे। और फिर भोजन हमारे आहार नाल की तरफ आगे किधर बढ़ जाता है? अमाशय की तरफ। किधर बढ़ जाता है? बेल्ली, अमाशय की तरफ, स्टमक, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये संरचना जो आप देख रहे हैं, छोटी आंत, क्या बोला जाता है इसको? छोटी आंत। और ये जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है बड़ी आंत। थोड़ा सीक्वेंस समझ लीजिएगा और आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है। बड़ी आंत, यहां पर जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है अपेंडिक्स। हालांकि यह एक तरह से है, हिस्सा ही है आहार नाल का, नस होता है पतला सा, ठीक है। और यहां पे आ जाता है गुदा। क्या आ जाता है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और मिजेट्री छोड़ दो, तुम न जानो। अभी 2018 में एक नया अंग हमारे शरीर में खोजा गया है, जहां आहार नाल छोटी आंत के बड़ी आंत के बीच में है, वो है मिजेट्री, ठीक है। इसके बारे में भी खोज चल रहा है, जिससे हम अगर जान जाएंगे तो हम मनुष्य की और बीमारियों के बारे में पता लगाने में हम सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही पता चला है, काम चल रहा है। तो ये हमारे देह में आहार नाल की संरचना है। कुछ मुख्यतः इसके हर एक भाग को हम पढ़ेंगे, मुख से शुरू है और गुदा पर खत्म है। बेटा देखो, भोजन मुख में जाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही मुख में भोजन गया तुरंत ये कीप बंद हो जाएगी, ठीक है। तो निकाल देना कि कभी भी मुख, खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना खा रहे हो बोलोगे तो सांस मुंह में जाएगा, और सांस मुंह में जाएगा तो ये कीप कंफ्यूजन हो जाएगा, तुम्हारे ब्रेन समझ नहीं पाएगा। बताऊंगा, तुम्हारा ब्रेन समझ नहीं पाएगा। सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत गड़बड़ा गया, अगर गड़बड़ हो गया तो फिर वही सांस नली में भोजन का एक भी टुकड़ा चला जाएगा, तुम मर जाओगे, ठीक है। हम बताएंगे, यहीं पर तुम्हारा पूरा क्या होता है? लंग्स होता है इसके आगे, ठीक है। और यही लंग्स छोटी आंत
और लंग्स को डायाफ्राम अलग करता है। हालांकि ये अलग हिस्सा है, श्वास जब श्वसन तंत्र जब पढ़ाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन यही बना लो, इसे डायाफ्राम बोलते हैं, बोला जाता है डायाफ्राम। लिख लेना मेरा बेटा, आएगा। गिल्स फेफड़े और छोटी आंत के बीच की ये संरचना है, ठीक है। तो वही डायाफ्राम क्या होता है, यही जब हम बोलते हैं खाना खाते समय, तो जब खाना श्वास नली में खाना का एक भी टुकड़ा छोटा सा भी चला जाए तो तुरंत हमारे दिमाग को सूचना जाता है कि कुछ गया, गड़बड़ हो जाएगा, इंसान मर सकता है। तो डायाफ्राम तुरंत फैलता है और तुम्हें छींक आ जाता है, नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, कुछ भी तुम बाहर कर लेते। गलती क्या की है तुम, खाना खाते समय बोले। खाना खाते समय जनरली, अगर मेरे विश्वास नहीं है तो खाना खाते समय जनरली जाके घर पे चेक करिएगा। खाना जब खाइएगा तो चेक करिएगा क्या आप नाक से सांस ले रहे हैं, नहीं। क्या आप मुंह से सांस ले रहे हैं, नहीं। जब तक मुंह की क्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, अब कोई कहेगा नहीं सर हम तो लेते हैं, तो ट्राई मत कर लेना, घर पे मुंह चला के देखो ना, नाक बंद रहेगा, ठीक है। नहीं सर खा रहे हैं, अब सांस मुंह से खींचोगे तो भी मुंह नहीं चला पाओगे, समझाया। खाने की प्रक्रिया मुंह में जब तक भोजन रहेगा तब तक हवा अंदर, क्योंकि हवा अगर अंदर गई तो हवा अंदर जाने का स्थान कहां है, फेफड़ा। और फेफड़ा में हवा अगर गई तो उसके साथ अगर भोजन का एक भी टुकड़ा चला गया तो तुम गए जाओगे नहीं। तुम्हारा शरीर भी एक बहुत बड़ा, जैसे जैसे पढ़ते जाओ जानोगे, शरीर भी एक बड़ा ऐसा मशीन है कि वो तुमको बचा ले जाता है। डायफ्राम तुरंत फैलता है, तुरंत खूब तेज से हवा भरता है और कहता है बाहर फेंको, बाहर आ जाता है। कोई बात, कोई दिक्कत? तो भोजन मुख में जाएगा, मुख में चबाएगा इंसान, खूब चबाना चाहिए। उसके बाद यह ग्रास नली के रास्ते से जाते हुए अमाशय में जाएगा। अमाशय में बैठा है HCl, किसी किसी किताबों में H2SO4 लिखा रहता है, जिसे वास्तव में तेजाब कहते हैं। वास्तव में जो लोग कहते हैं कि मशीन होता है जो पीसता है, मशीन तुम्हारे पेट में नहीं है मेरे बेटा, यह एक झिल्ली से लगा होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, श्लेष्मा झिल्ली टाइप का एक होता है, जैसे तुम्हारे नाक में है ना, पोटा तुम लोग नॉर्मली भाषा में कहते हो, ठीक है। तो इसमें श्लेष्मा झिल्ली है, फिर HCl का स्रावित करता है, HCl भरता है, और जैसे ही भोजन आता है, भोजन को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो जितना हमने तोड़ा अपने मुख से, अब उससे भी ज्यादा वो तोड़ देगा, और फिर क्या करेगा, घंटों भर अपने हिसाब से उसमें क्या है, आपके भोजन में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, क्या आप खाए हैं, प्रोटीन खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, सेलुलोज स्टार्च खाए हैं, उस हिसाब से। मैंने ये नहीं कहा है कि आप शाकाहारी नहीं है, मैंने पहला बस यही पढ़ाया कि आप बड़ी छोटी आहार नाल के कारण आपकी क्या प्रकृति है, नेचर क्या है, मांसाहारी होने का। मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि आप शाकाहारी हैं, शाकाहारी नहीं है, मैंने अभी ये नहीं कहा। हम आते हैं अब धीरे धीरे आगे, फिर आएंगे, और फिर भोजन यहाँ पे लंबे समय तक रहता है अपनी क्वालिटी के हिसाब से। दूध पियोगे तो लंबा रहेगा, चावल दाल खा लोगे तो थोड़ा सा कम समय लगेगा, मांस खा लोगे तो थोड़ा और समय लगेगा, ठीक है। हल्का भोजन करोगे तो कम समय लगेगा। फिर उसके बाद वो क्या करता है, अब इसके बाद यहाँ से अग्न्याशय से बहुत सारे रस, बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो इस भोजन, अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलते हैं। फिर उसके बाद यकृत से भी बहुत सारे पित्ताशय से पित्तरस निकलता है और ब्लड में मिला दिया जाता है। फिर उसके बाद यहां से यह छोटी आंत में पहुंचेगा। एक बात याद रखिएगा, नाम है स्मॉल इंस्टेंटाइन, लेकिन दिखने में बहुत बड़ी होगी। अब ये छोटा नाम क्यों रखा गया है, तो किताबों में नहीं मिलेगा। छोटा नाम इसके व्यास, डायामीटर के कारण रखा गया मेरे बिलाल। डायामीटर किसके आधार पे, क्या होता है डायामीटर, तो मान लो एक पाइप है, इस पाइप का ये वाला पूरा हिस्सा कितना वो चौड़ा है, यही कहलाता है डायामीटर, व्यास। क्या कहलाता है, मतलब ये इतना ही मोटा होगा, ठीक है, मान के चलो डायामीटर। और लेकिन यहां देखो, अब इसके बाद आते हैं अपेंडिक्स, ये बहुत बड़ी संरचना है, और उसके बाद हमने बता दें मेजेंट्री, उसके बाद आते हैं बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में ऐसे होता है, फोटो में देखोगे तो बताएंगे हम। तो भोजन छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में ओवरव्यू बस ले लो, छोटी आंत में भोजन पूरी तरीके से क्या हो जाता है, पच जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा, प्रारंभ मुख से हुआ और संपूर्ण पाचन कहां पे हो जाता है, भोजन का, बाकी का नहीं। अब आगे आते हैं, उसके बाद भोजन के साथ जो भी पानी लिया था वो पानी जाएगा, और बड़ी आंत में क्या किया जाएगा, कचारा जाएगा, ऐठा जाएगा। जैसे घुर्र से कोई करता है ना, जिसका कई तरह का पेट खराब हो जाता है, छोटी आंत में जब बड़ी आंत में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो जल का अपचयन नहीं हो पाता है, जिसे खनिज, लवण, जल का अपचयन नहीं हो पाता है, तो क्या हो जाता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण तुम्हारे भोजन से जल को अलग नहीं किया जाता है, जल से ये खनिज, लवण और जो भी विटामिन हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, वही तुम्हारा कहते हो कि पेट झड़ रहा है, ठीक है। तो वही गुरु गुरु पेट करता है बार बार, ठीक है। फिर उसके बाद ये भोजन इधर से जाता है, तो कपड़े की तरह से रगड़ा जाता है, खूब कपड़े की तरह से नोचा जाता है, और फिर अंततः भोजन जब पूरी तरीके से जल हो जाता है तो जल अन्य भी रास्ते में चले जाते हैं, ब्लड में मिला दिए जाते हैं जल के बाकी सभी चीजें, और उसके बाद ये मल गुदा के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है।
आप देख रहे होंगे यहाँ पे बीच में अपेंडिक्स है, यह एक अवशेषी अंग है। क्या है बेटा? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग है। यह वास्तव में पहले इस्तेमाल होते थे, अभी भी क्यों अवशेषी अंग पाए गए हैं? इसमें स्टार्च को पचाने के कुछ बैक्टीरिया पाए गए हैं। ठीक है, स्टार्च को पचाना इतना आसान नहीं है, बैक्टीरिया ही स्टार्च को पचाते हैं। सेल्यूलोज, ठीक है, पढ़ेंगे। सेल्यूलोज भी एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। कोई दिक्कत? तो अवशेषी अंग में पाया गया है, और अवशेषी अंग की उपस्थिति हमारे शाकाहारी होने का प्रमाण है। किसका प्रमाण है? हम शाकाहारी हैं, इसका प्रमाण क्या है? अवशेषी। आते हैं और बढ़ेंगे। क्लियर हो गया है भोजन कैसे यहां तक पहुंचा? और ये देख रहे हो, ये बड़ी आंत जो बड़ी आंत जो है वो क्या है? छोटी है। क्या है? छोटी है, लेकिन मोटी है। लेकिन क्या है? जैसे एक बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न पूछता है भूगोल में, कहता है कि ये बताइए सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी बोले तो लंबाई से मतलब है नील नदी। आप कहे कि सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन की नदी। सबसे चौड़ी नदी कौन है? अमेजन की नदी। समझ आया बेटा? कंफ्यूजन में मत रहना। तो यहां पे बड़ा का मतलब क्या हो गया? धारिता से। बड़े का मतलब क्या हो गया? धारिता से हो गया। और छोटे का मतलब लंबी है। तो ये डायामीटर के आधार बांटा गया है। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत किसी को? कोई क्वेश्चन पूछना?